उन्होंने एक बहुत लंबी फेहरिस्त बताई कि इन्होंने क्या क्या किया। उसमें अंडरलाइनिंग पार्ट ये भी था कि कौन सी चीजें जो आपने सोची आप नहीं कर पाए और कौन सी चीजें जो आपने सोची नहीं वो भी इन्होंने कर दिया। आप लोग कहते हैं कि इन्होंने कुछ किया नहीं, ये न्यू इंडिया नहीं है, आपका तर्क क्या है? सही बोला ना। नाकामी के 9 साल इसको ऐसे ही नहीं कहा जाता है। ये 9 साल अद्भुत थे क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे जुमले हमने सुने जो हमने कभी नहीं सुने थे। मैं छोटी सी बात कहकर अपनी बात शुरू करती हूँ। आज हर व्यक्ति बैंक जा रहा है अपना 1 या 2 या गड्डी 2000 की बदलने के लिए। जो 7 साल अपना लाया हुआ रुपया नहीं चला पाए वो 70 साल का हिसाब मांगते हैं और 9 साल का सीना ठोक रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते जी, सत श्री अकाल, केम छो, केमन आचन। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं फयाज अहमद और आप देख रहे हैं फयाज अहमद रिएक्ट। तो दोस्तों, मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो का टाइटल है सुपीरियर सिग्नेट डिस्ट्रॉय गोदी एंकर। तो दोस्तों, TV9 भारतवर्ष पे एक डिबेट शो चल रहा था नोटबंदी के ऊपर। उसी पे भाग लेने आई थी सुपीरियर सिग्नेट जो कांग्रेस की प्रवक्ता है और बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी। तो गोदी एंकर ने ऐसा सवाल पूछा, सुपीरियर सिग्नेट दोनों को धो डाला। तो वीडियो काफी इंटरटेनिंग होने वाला है। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको मैं क्रमवार तरीके से बता देती हूं इस देश ने क्या देखा। इस देश ने 9 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी देखी और बेरोजगारी ऐसी देखी कि जब आप सरकार से सवाल पूछिए तो इस देश ने सुना पकौड़े तलो। इस देश ने महंगाई देखी और जब महंगाई का मुद्दा उठाया गया तो कहा गया हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। इस देश ने सुना, आगे सुनिए, इस देश में बोला गया 15-15 लाख सबके अकाउंट में आएंगे। 83% जनता की आय कम हो गई है। और आज इंडियन एक्सप्रेस की खबर है फ्रंट पेज की जिसमें पूरी तरह से अंकित है कि एग्रीकल्चर लेबर, नॉन एग्रीकल्चर लेबर और दिहाड़ी मजदूर सबसे ज्यादा प्रताड़ित है। 2014 से उसकी आय नेगेटिव हुई है। यह इनके कीर्तिमान है। लेकिन अब क्योंकि बात हो ही रही है, जो तथ्य इन्होंने दिए, कार मैन्युफैक्चरिंग 1 2 3 नहीं 7 बड़े ऑटोमोबाइल जायंट्स भारत में अपनी दुकान बंद करके चले गए। चाहे वो GM मोटर्स हो, चाहे वो फिएट हो, चाहे वो एनफील्ड हो, अपनी दुकानें बंद करके चले गए क्योंकि उनको भरोसा नहीं है सरकार की नीतियों पर। ये मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं। इस देश ने एक चीज बहुत बड़ी देखी। इस देश ने एक ऐसा प्रधानमंत्री देखा जो जब प्रधानमंत्री नहीं थे तो कहते थे चीन को लाल आंख दिखाएंगे, और जब चीन अतिक्रमण करके बैठा है तो प्रधानमंत्री लाल शर्ट पहन के उनकी जी हजूरी के लिए अपने खाने की थाली छोड़कर खड़े हो जाते हैं। इस देश ने एक ऐसा प्रधानमंत्री देखा जो चीन को सबक सिखाने के बजाय 3 साल से चीन को अपने सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बनाया हुआ है। चीन और हमारा ट्रेड डेफिसिट $100 बिलियन है। इस देश ने मिजोरम और असम के बीच में गोलियां चलती हुई देखी। इस देश ने कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में तनातनी देखी जहां पर भाजपा की शासन है भूमि को लेकर। इस देश ने मणिपुर को जलते हुए देखा, लेकिन प्रधानमंत्री और अमित शाह जी के मुंह पर एक जरा सी शिकन नहीं देखी। इस देश ने तैरती लाशें भी देखी। ये देश सब कुछ देखता है और अब देश ये भी देख रहा है कि भारत के संसद का उद्घाटन होने जा रहा है। और भारत का संसद क्या है यह हमारा संविधान बताता है। अनुच्छेद 79 क्लियरली कहता है इंडियन पार्लियामेंट का मतलब है राष्ट्रपति, काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति को दरकिनार करके ये मोदी शो जो हो रहा है ये भी देश देख रहा है। किराए के लोग ले जाकर जो बाहर शो होता है वो भी देश देख रहा है। साहब चंगासी। और ये देश आज एक सवाल पूछ रहा है। जब रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति बने, आपने कहा दलित राष्ट्रपति हैं, दलित राष्ट्रपति, आपने बहुत ढिंढोरा पीटा, अच्छी बात है। उनको शिलान्यास के लिए क्यों नहीं बुलाया गया? क्या राष्ट्रपति का हक नहीं है? आज एक अनुसूचित जनजाति की महिला इस देश की राष्ट्रपति है, उनको इस हक से वंचित क्यों किया जा रहा है? ये सवाल सब पूछ रहे हैं और आज इतिहास बन रहा है। और मैं अपनी बात यही कहकर खत्म करती हूं कि इतिहास मोदी जी को लगता है इमारतों से बनता है। जी नहीं, इतिहास ना इमारतों से बनता है ना 9 साल में बनता है। इतिहास तब बनता है जब 200 साल की ब्रिटिश हुकूमत के बाद आप रोना नहीं रोते, अपना दुखड़ा नहीं रोते, आप IIT, एम्स, ISC, बार्क, इसरो जैसी संस्थाएं बनाते हैं।
इतिहास तब बनता है जब 19वीं सदी के भारत में आप 21वीं सदी की आईटी और टेलीकॉम रेवोल्यूशन की नींव रखते हैं। इतिहास तब बनता है जब 1991 में आप अपनी इकोनॉमी को खोलते हैं और ग्लोबलाइजेशन का एक अहम हिस्सा बनते हैं। इतिहास तब बनता है जब 2004 से 14 के बीच आप 27 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा के ऊपर खींचते हैं। मनरेगा, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन जैसे कानून लाते हैं। एक ऐसा अधिनियम बताएं जो लाए। इन्होंने 23 करोड़ लोगों को इस देश में गरीबी की सीमा के नीचे धकेलने का काम किया है। ये इनके 9 साल का फलसफा है। क्यों हिला डाला ना? कुछ बातें बोली और उन बातों को बोलने से पहले मैं एक महिला हूं, आधी आबादी की बात कर लेते हैं। यहां से मुश्किल से 10 या 15 किलोमीटर दूर पर इस देश की सबसे डेकोरेटेड, सबसे सम्मानित वो लड़कियां जिन्होंने बड़े बड़ों को पटखनी देके हम सबके सीने गर्व से चौड़े किए हैं, 1 महीने से बैठी हैं और यौन शोषण का आरोप आपके सांसद पर लगा रही हैं। आपके मुंह से एक शब्द नहीं फूटता है, एक शब्द नहीं निकलता है मोदी जी के मुंह से, एक शब्द नहीं निकलता है अमित शाह के मुंह से। क्या ऐसी आपकी फंसी है ब्रजभूषण शरण सिंह से कि आप नहीं बोलते हैं? ये सवाल मैं एक महिला होने के नाते पूछती हूँ, मैं एक महिला होने के नाते पूछती हूँ। बिल्किस बानो के अपराधियों को किसने रिहा किया? क्योंकि वो मुसलमान थी तो आप बोलेंगे नहीं। अंकिता ठाकुर का जिसने कत्ल किया, जिसने उसको जिस्म फरोशी में ढकेला, वो आपके विधायक का बेटा था। आप क्यों चुप है? आपने वहां पर इमारत ही गिरा दी कि सबूत ही ना मिले। आपका विधायक दोषी पाया गया है हत्या और सामूहिक बलात्कार का, कुलदीप सिंह सेंगर। ये बात करेंगे महिला सुरक्षा पर। ये चूड़ियां भेजते थे प्रधानमंत्री को, आज इनके मुंह से एक शब्द नहीं फूटता। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। महिलाएं इस देश की पूछ रही हैं और आपको भी पूछना चाहिए, क्यों चुप है मोदी सरकार जब हमारी बेटियां जंतर मंतर पर 1 महीने से बैठी हैं? उन लड़कियों के आंसू देखकर, और आज की खबर फिर से मैं कोट कर रही हूं, एक समर कैंप होता था साक्षी मलिक बनने के लिए, तमाम लड़कियां वहां पर आवेदन देती थी। आज की स्थिति यह है कि बलात्कार और यौन शोषण की खबरों के बाद एक एप्लीकेशन नहीं आई है। ये इस देश की बेटियों के साथ ये कर रहे हैं, ये हमें पाठ पढ़ाएंगे। इन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली और वो बात बोलते बोलते पाकिस्तान पर चले गए। आज तक इस देश का यह न्याय था कि आज तक आईएसआई ने हमारी जमीन पर पैर नहीं रखा था। आईएसआई को पठानकोट बुलाकर आप निरीक्षण कराते हैं, लाहौर आप चले जाते हैं लपके हुए, भगवान जाने सेवई खाने या बिरयानी खाने, और सवाल हमसे आप पूछिएगा। आसिया अंद्राबी आपका चेहरा बनती है श्रीनगर में और सरहद पार जाके आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है। आप एक दुर्दांत आतंकवादी को, यूसुफ को वहां पर टिकट देते हैं क्योंकि आपको अपनी सत्ता करनी है। ये कैसे लोग हैं? ये किस तरह के लोग हैं? ये जाबाजों की शहादत पर चुप रहेंगे, मणिपुर जलेगा ये चुप रहेंगे, ये प्रचार करते रहेंगे। इनको ये याद है कि इनको क्या क्या कहा गया। कर्नाटक जाकर क्या कहते थे साहब? मुझे फलाने ने ये कहा। कर्नाटक ने क्या कहा? कर्नाटक की जनता ने कहा मुद्दे है बेरोजगारी, मुद्दे है महंगाई और मुद्दा है भ्रष्टाचार। अगर उस पर बात होगी तो हम बात करेंगे, नहीं तो विपक्ष में बिठाने का आपको काम करेंगे। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। आप हिमाचल गए थे, हार गए, कर्नाटक गए, हार गए, और ये विश्वगुरु बने फिरते हैं। इनकी बातें सुन लीजिए तो भारत शायद 1947 में ही आजाद हुआ हो, के बाद अब 2014 में आजाद हो गया हो। मेरा अपना मानना है कि कुछ बातें जब समझ में नहीं आती उसको नहीं बार बार बोलना चाहिए। मैंने आपको एक बार पहले भी शो पे समझाया है। हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं मोबाइल की, जी नहीं, हम मोबाइल फोन की असेंबली कर रहे हैं। हमारा जो इंपोर्ट का बिल बढ़ा है वो इसलिए बढ़ा है क्योंकि हम उतना पार्ट असेंबल कर रहे हैं, वैल्यू एडिशन नेगेटिव है। हमारा जो कार का एक्सपोर्ट का मार्केट था वो कम हो गया है। सच को स्वीकारिए साहब, तब आप सच का समाधान कर पाइएगा। बेरोजगारी नहीं है, महंगाई नहीं है, अडानी ने कोई महाघोटाला किया ही नहीं है, चीन है ही नहीं। जब आप आंखों पर पट्टी बांधकर शासन चलाइएगा तो देश का वो हाल होगा जो हो रहा है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। डिनाई करेंगी कि टेररिज्म का जवाब बहुत ही तरीके से और बहुत ही जोरदार तरीके से दिया जा रहा है और इसकी धमक और गूंज हर जगह सुनाई देती है। क्या आप इस बात को डिनाई करेंगी? ये बड़ी ही विचित्र और वाहियात बात की है। कौन सी धमक और कौन सी गूंज? मैंने रजौरी और पुंछ 2 हफ्ते पहले हुए टेरर अटैक्स के बारे में बात करी है। हमारे 10 जाबाज की शहादत हुई है। कौन सी गूंज आपको सुनाई दी है? सरकार ने उसको स्वीकारा तक नहीं है, एक श्रद्धांजलि का शब्द नहीं बोला गया। क्या बात कर रहे हैं आप? छोड़िए उस बात को। इन्होंने महिलाओं पर बात करी और कहा जांच हो रही है। मेरे जानकारी के अनुसार और मुझे जितना सार्वजनिक जीवन के बारे में पता और लोगों को देखा है, सार्वजनिक जीवन में लोक लाज और नैतिकता से सरकारें चलती हैं। लखीमपुर नरसंहार का मुख्य अभियुक्त का पिता आज भी गृह राज्य मंत्री बना हुआ है और इनका सांसद आज भी कुश्ती फेडरेशन का अध्यक्ष है। क्यों है भाई?
लोक लाज तो ये कहता है सीजर्स वाइफ शुड बी अबव सस्पेंशन। निकालिए उनको, आने दीजिए रिपोर्ट। अगर साफ होगा तो दोबारा अपने पद पर आ जाएंगे, नहीं होगा तो उनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। 1 महीने से बेटियां बैठी है, मैं आपसे पूछती हूं, महिला बाल विकास मंत्री बहुत चिढ़ाती है, मुंह खोल खोल के फाड़ फाड़ के गला, एक शब्द नहीं बोलेंगी। वित्त मंत्री महिला एक शब्द नहीं बोलेंगी, तमाम महिला सांसद एक शब्द नहीं बोलेंगी। इस देश के प्रधानमंत्री जो कहते थे विनेश तो मेरे घर की बेटी है, आज पूछने उससे आप गए। और एक बात जनता की जानकारी के लिए सबको बता दूं, प्रधानमंत्री को तो इस यौन शोषण के बारे में 2021 से पता है। विनेश फोगट ने पब्लिकली कहा है, मैंने प्रधानमंत्री को जाकर सारी बातें बताई थी। क्यों प्रधानमंत्री चुप है? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ऐसी क्या फंसी है इन लोगों की ब्रिजभूषण शरण सिंह से, ये मैं जानना चाहती हूं। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि यूपी से आती हूं तो थोड़ी राजनीतिक समझ रखती हूं, थोड़ी वहां पकड़ है। मुझे ऐसा लगता है ये बाबा और अमित शाह की जो तनातनी है उसके बीच का मामला है ये, इसलिए ये कुछ नहीं कर पा रहा है ब्रिजभूषण शरण सिंह पर। लेकिन ये दुनिया और ये देश देख रहा है कि अगर हमारी सबसे डेकोरेटेड एथलीट्स के साथ, जिसके साथ फोटो खिंचाने के लिए सबसे पहले प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, वो 1 महीने से जंतर मंतर पे बैठी है। उनको पिटवाया भी दिल्ली पुलिस ने, उनकी एफआईआर भी तब हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सरकार ने और उनकी पुलिस ने एफआईआर नहीं करी। और अब मैं 2-4 बातें, क्योंकि इतना लंबा मैंने प्रवचन सुना, आरएसएस को बैन करने पे आपको बड़ी आपत्ति। आरएसएस को बैन तो सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष ने किया था, और ये कहकर किया था कि वो देश के लिए अच्छे नहीं है। लेकिन आज आपके शो में एक बहुत बड़ी बात कही गई, मुझे नहीं लगता कि आपने मिस करी या क्या। यहां पर इस देश के एक सांसद हैं जिन्होंने संविधान की शपथ ली है, इन्होंने 1947 की आजादी को ही नगण्य कर दिया और गांधी पर ही सवाल उठा दिया कि कोई अपने आप को राष्ट्रपिता कहता है। राष्ट्रपिता अपने आप को महात्मा गांधी ने नहीं कहा था, राष्ट्रपिता की उपाधि उन्हें सुभाष चंद्र बोस ने दी थी, ये याद रखिएगा आप। और गांधी पर सवाल उठाने वाले आरएसएस के लोग ये भी याद रखिएगा कि जब विश्व में जाते हैं ना तो नतमस्तक गांधी के आगे ही होना पड़ता है, शीश गांधी के आगे ही झुकाना पड़ता है, और मान्यता और वैधता गांधी से मिलती है। अगर ऐसा नहीं है तो जाइए, लगाइए अपने आरएसएस वालों की एक फोटो और जाइए ऑस्ट्रेलिया और चीन और जहां भी जाते हैं शीश झुकाइए। 75 नहीं है कोई। गांधी इस देश की सबसे बड़ी पहचान है, इस देश की नैतिकता की धुरी है, इस देश के राष्ट्रपिता है और आजादी के आंदोलन के सबसे बड़े जननायक है। आप महात्मा गांधी को एक सांसद होने के बाद इस तरह की बात कहेंगे? आप 1947 की आजादी को, बिल्कुल हमारी सनातनी परंपरा है, बिल्कुल हमारा 5000 साल का सिविलाइजेशन है, लेकिन यह भी सच है कि 200 साल ब्रिटिश हुकूमत के बाद हमें आजादी 1947 में मिली थी, और जो भी उसको नगण्य करता है उसको कोई हक नहीं है पार्लियामेंट में रहने का। आपको माफी मांगनी चाहिए इन लोगों से सबसे पहले। इस देश में सबसे बड़ा श्री राम का उपासक महात्मा गांधी थे, जिन्होंने आत्मसात किया राम राज्य को, जिन्होंने बोला दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं कहूंगा यहाँ पर। आप मुझे एक बात बताइए, उसको मारने वाले के मुर्दाबाद गांधी ने बोला कि गोस्वामी तुलसीदास ने बोला, उसको मारने वाले के साथ आप क्यों खड़े हैं? कुछ भी मैंने कहा आत्मसात किया, सुना करिए, कान में मैल है क्या, साफ कराइए जाकर। गजब बेइज्जती है। आत्मसात करने को बोला, उसके हत्यारे के साथ आप खड़े हैं और वही काम कर रहे हैं जो गोडसे ने किया गांधी को। आज भी आप क्षमा मांगते हैं एक सांसद होने के बावजूद। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। सुप्रिया जी, ऐसा तो संभव नहीं है ना कि कुछ भी नहीं अच्छा किया हो, कुछ भी अच्छा नहीं किया हो, ऐसा तो कुछ पॉसिबल हो ही नहीं सकता। कुछ तो ऐसा होगा जो इस सरकार ने ऐसा किया जो आपको लगता है कि वाकई में काबिल तारीफ है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोल, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। इसका मैं जवाब दूंगी, मेरे पास है इसका जवाब, ऐसा नहीं है। अब इसका जवाब दूंगी। आपने 3 सवाल पूछे, तीनों का क्या जवाब मिला? सेंसस क्यों ना, सेंसस डिपार्टमेंट है। अरे भैया, सरकार तो आप ही चला रहे हैं, झुंझुना बजाने के लिए वहां पे बैठे हैं। पहली बात यह है। आपने पूछा नौकरियां 2 साल से नहीं हुई है, वैसे तो इतनी नौकरियां बन रही है हिंदुस्तान में, सबको नौकरियां मिल रही। कहां बेरोजगारी है, कहां महंगाई है, कहां करप्शन है? आज देश की यह स्थिति है कि हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा करने वाले प्रधानमंत्री को अपने 90 वर्ष में 71,000 चिट्ठियां बांटनी पड़ रही है जो डाकिया घर लेके जाता था। ये नौकरी की स्थिति आ गई है, ये असलियत है इस देश में।
आज अर्थव्यवस्था की असलियत यह है कि आपके तुगलकी फरमानों के चलते 8.2% ग्रोथ की जीडीपी 4.1 पर कोरोना काल के पहले आप घसीट लाए थे। कोरोना के बाद की मैं बात नहीं कर रही हूं। 45 वर्ष में सबसे ज्यादा बेरोजगारी कोरोना के पहले थी। लेकिन चलिए, एक बात जरूर बोलना चाहती हूं, आपने सीए और एनआरसी पर इनसे सवाल किया और किसान बिल पर किया। नई संसद का इनॉग्रेशन हो रहा है ना, उस नई संसद में मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं कि लोकतंत्र की आत्मा की हत्या ये कम करेंगे। सीए एनआरसी आपने पास किया, 3.5 साल हो गए, आज तक रूल्स नोटिफाई क्यों नहीं किए गए? वो भी झुंझुना था, सिर्फ पोलराइज करना था, रूल्स नोटिफाई आज तक नहीं हुए, 3.5 साल हो गए। किसान बिल आपने पास किया था, 750 किसानों की शहादत भी हो गई। सत्यपाल मलिक आपके बनाए हुए गवर्नर, मेघालय, गोवा, बिहार, आपके बनाए हुए गवर्नर, जम्मू कश्मीर, वो कहते हैं प्रधानमंत्री से मैंने कहा 750 किसान मर गए, प्रधानमंत्री का मुझे क्या फर्क पड़ता है। उसके बाद प्रधानमंत्री उसको वापस ले लेते हैं। तो किसान बिल भी मास्टर स्ट्रोक था, वापस लेना भी मास्टर स्ट्रोक था। नोटबंदी भी मास्टर स्ट्रोक थी, वापस लेना भी मास्टर स्ट्रोक है। ये कौन से गिरवी दिमाग रख के लोग बात करते हैं? मेरा अपना मानना है, एक चीज सरकार ने अच्छी करी और उसमें इनको 100 में से 100 अंक मिलने चाहिए। बिना काम का ढिंडोरा कैसे पीटा जाता है, उसका सबक इन्होंने सबको पढ़ा दिया। खूब लोगों ने वो सीख लिया है। क्या बढ़िया था गुरु। बिना रत्ती भर का काम मत करो और ऐसा ढिंडोरा पीटो कि लगे वाह जी वाह। वो इन्होंने अच्छा किया, इन्होंने सबको सिखाया है। काम के नाम पर, उपलब्धियों के नाम पर इनका रिकॉर्ड 9 साल का नील बटा सन्नाटा है। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं, 0/0 है। भाई मजा आया। ये बात तो सच्चाई है दोस्तों कि जैसे बीजेपी के लोग या उसके प्रवक्ता लोग ढिंडोरा पीटते हैं कि आज़ादी 2014 के बाद मिली, और उसके जितने भी भक्त लोग हैं कहते हैं कि आज़ादी जो है 1947 में नहीं 2014 में मिला है। ये तो सरासर जुमलेबाजी है और उसमें तो माहिर है। तो आई होप ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन दबा के हमारा हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और अगर अभी तक फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाके फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और स्क्रीन पे आ रहा होगा, जाके वहाँ फॉलो कर लीजिएगा। साथ साथ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। आज के वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। खुदा हाफिज, शब ब खैर।